चार पार्ट में बांटेंगे पूरी हिस्ट्री को। सल्तनत अलग और मुगल अलग, और सल्तनत मुगल दोनों को जोड़ लेना है हर क्षेत्र में। तो उस क्रम में हम आपको बताएंगे कि जो पहला होगा वो होगा राजनीतिक इतिहास। तो राजनीतिक इतिहास को दो पार्ट करेंगे, एक तो राजनीतिक विस्तार है और दूसरा है प्रशासन। फिर आप देखेंगे दूसरा पार्ट हो गया अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को में हम लोगों का एकदम कृषि, उद्योग, व्यापार, नगरीकरण ये हो जाएगी। फिर होगा समाज। समाज में जैसे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज दोनों, और उसके जो मेन फीचर्स हैं, तो समाज का पूरा डेवलपमेंट देखना है। और तब हमें देखना है संस्कृति। तो संस्कृति में आपको सब कुछ आ जाएगा, साहित्य आएगा, भाषा, साहित्य, कला, देसी भाषा साहित्य, पर्शियन भाषा साहित्य, अरबिक कॉन्ट्रीब्यूशन, सुल्तान का योगदान, रीजनल लिटरेचर, सब कुछ आ जाएगा। भक्ति एंड सूफी धर्म में आ जाएगा। कला में स्थापत्य कला, मूर्ति कला तो इस काल में नहीं है, चित्रकला का मिला है एविडेंस, तो चित्रकला हो जाएगा। और संगीत कला के क्षेत्र में ईरानी शैली और भारतीय शैली को मिलाकर संगीत कला के क्षेत्र में विकास है। तो वो जो है उसको हम लोग, और जहां हम लोग एंड करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में, हम लोग एक काम करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट शासक है, जैसे कल मैंने इल्तुतमिश डील किया, आज रजिया बलबन डील करूंगा, तो जितने इंपॉर्टेंट शासक है उसको पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम साथ ही साथ डील करते जाएंगे। जो शासक बेस्ड क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से सॉल्व होगा। एडमिनिस्ट्रेशन पर जो क्वेश्चन है, और कई बार होगा कि शासक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को मिलाकर पूछेगा, उसमें आपको कुछ करना नहीं, सारा क्वेश्चन तो मैं करवा ही दूंगा क्लास में आपको, तो उससे आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। तो ध्यान रखिए कि हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो आपका कॉन्शसनेस चेंज के प्रति होना चाहिए। और जैसे मैं लेकर चल रहा हूं वो मैंने काफी सोच समझ कर, यूपीएससी के पैटर्न को देखकर हमने तैयार किया है। इस पर आप बहुत ज्यादा इंफेसिस दीजिएगा और इसी पर भरोसा रखिएगा। और दूसरा, कोई भी नोट्स कहीं मत देखिएगा, समझ रहे कि नहीं? कोई भी नोट्स या कोई दूसरा सोर्स देखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आपकी क्षमता की एक सीमा है। आप अगर देखेंगे तो फिर अब कोई हिस्ट्री, अब एक बात तो तुम पहले भरोसा रखो कि एक तो मेरी ही परंपरा चल रही है हिस्ट्री में, तो अधिकतर तो मेरे शिष्य परंपरा में ही है। और उसके बाद इक्का दुक्का कोई जो हमारी शिष्य परंपरा में नहीं है तो चीज़ें बहुत आउटडेटेड है। और जो शिष्य परंपरा में भी हैं तो ये जरूरी तो नहीं है कि मतलब अब इतना अपडेट रहना, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ये शिक्षण फील्ड में संभव ही नहीं है। संभव इसलिए नहीं है कि मतलब इसके लिए फिर बहुत सेक्रीफाइस करने की जरूरत होती है। और दूसरी बात है कि उतना समझ, बुक्स भी आप पढ़ोगे तो बुक्स का समझ भी उस तरीके की होनी चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि खासकर ऑप्शनल में तो आपको हिस्ट्री, चाहे कोई भी ऑप्शनल हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमी हो, कोई भी ऑप्शनल अगर हो यूपीएससी में, तो ऑप्शनल को पढ़ने के लिए सबकी चीज़ नहीं, सबके बस की चीज़ ऑप्शनल पढ़ाना नहीं। ऑप्शनल बहुत टेक्निकल होता है, ऑनर्स के लेवल का क्वेश्चन होता है और बहुत रेंज ऑफ क्वेश्चन होता है। अगर यूनिवर्सिटी के टीचर को भी ऑप्शनल का क्वेश्चन दे दिया जाए तो उनके भी पसीने छूट जाएंगे, जबकि वो एक अच्छे मतलब डिपार्टमेंट्स हैं, बट दे विल नॉट टेक। तो कारण क्या है कि वो लोग एक एस्पेक्ट दें। यहाँ पर यूपीएससी का क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग होता है, जो वो फॉर्मल जो होता है यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन उससे अलग हो जाता है। हाँ, ड्यू और का जो ये है शिक्षक, तो उन लोगों का, उसमें से कुछ शिक्षक तो खैर अपने विषय में बहुत बड़े मास्टर होते हैं, तो उनका जो, लेकिन तभी कि उनका मेडिवल का होगा तो एंशिएंट का होगा। और ओरिजिनल टीचर्स वाले में क्या दिक्कत होता है, जैसे अब बिपिन चंद्रा तो रहे नहीं, अगर वो आ जाए या इरफान हबीब आ जाए तो उसमें तुमको इरफान हबीब वाले दिक्कत होगी। इरफान हबीब तो आप जानते हो कि तो इंडियन हिस्टोग्राफी, मेडिवल हिस्टोग्राफी को तो वो है, लेकिन दिक्कत ये है कि इरफान हबीब का अपना एक अप्रोच है, जैसे मुगल का डिक्लाइन पर होगा, नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर होगा, तो उनका अप्रोच है वो बहुत कुछ खंडित हो गया। अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी से हैं। तो अब इधर जो नया स्कूल जो है, जिसमें संजय सुरमन्नम है, मुजफ्फर आलम है, चेतन सिंह है, कैरेन लियोनार्ड हैं, वो पीजे मार्शल हैं, तो इनका जो अप्रोच है सो अलीगढ़ स्कूल का खंडन करता है। तो क्वेश्चन अगर आपका पूछता है तो वो अब नए वालों से पूछ रहा है जो अलीगढ़ स्कूल से भी एक स्टेप आगे बढ़ गया है। तो उसमें अगर पूछेंगे तो इरफान हबीब उनके विचार तो बताएंगे नहीं। इरफान हबीब का तो अपना ईगो है कि भाई हम जो कह रहे हैं वही, मतलब आर दिस पॉइंट और नॉट। तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों का जो यूपीएससी का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें सारे विचारों को जानना होता है, केवल एक एडमेंट होकर इस विचार को जानना। और 200 वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है और रेंज ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है। तो पहले इस बात को समझिए, इसलिए किस्सा गोई पद्धति से आप लोग उठिए। हम लोगों को बहुत स्टैंडर्ड काम करना है, और किस्सा गोई में आप लोग फंसेंगे तो स्टैंडर्ड काम नहीं हो पाएगा। यूपीएससी का रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करना, मैंने इसलिए आपको स्पष्ट बता दिया कि आप जो मैं कॉपी में आपको दे रहा हूं उसको आप डाइजेस्ट करिए। और पॉलिटिकल हिस्ट्री कॉपी से बाहर आप जाइए ही नहीं। आपको अगर कुछ देखना है तो इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर पर टाइम दीजिए।
अब मुझे लगता है कि मैंने आज समझा दिया, इस बात का रिपीटेशन फिर नहीं होगा अगले दिन। अगले दिन कम से कम ये नहीं पूछिएगा कि अच्छा सर, उन्हें घटनाक्रम मत पूछिएगा हमसे। पॉलिटिकल हिस्ट्री में जितना मैंने बता दिया घटनाक्रम उतना ही रखिएगा, उससे उतना अगर आपको याद रह जाए तो बहुत खुश है। मैं मेडिवल जब समाप्त करके जा रहा हूँ उसमें पूछूंगा कि सल्तनत से लेकर मुगल तक हमको शासक और इंपॉर्टेंट चीज बता दीजिए, क्लास में 5 लड़का रहेगा केवल जो बताएगा, बाकी कोई नहीं बताएगा। उस दिन आपको अफसोस होगा कि अगर हम पहले से कॉन्शियस रहते तो आज मैं भी सीना फुला के कह रहा होता सर से कि हाँ मैं बता सकता। तब उस दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा। वो गलती का एहसास आप बाद में पछताएंगे, उससे पहले ही मैं आपको हिंट कर देता हूं कि अगर आप में जज्बा है, अगर आप मेधावी स्टूडेंट हो, तो मुझे मुगल के बाद राजनीतिक इतिहास पूरा लिंक करके बता देना बस, कि हाँ सर आपने ये पढ़ाया है और हमने डाइजेस्ट किया है। उस दिन जब तुम विफल हो रहे होगे और तुम्हारे ही मित्र जब हाथ उठा रहे हैं तुमको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसी तरह मैं पूछूंगा अच्छा इकोनॉमिक में चेंज बताओ सल्तनत से मुगल तक, उसी तरह पूछूंगा सोसाइटी में तुम बताओ कि एलिमेंट्स ऑफ चेंज क्या है। जब वो बता दोगे तो इसका मतलब है फिर तुम्हारा क्वेश्चन यूपीएससी में, क्योंकि हिस्टोग्राफी का हम ज्ञान साथ साथ कराते जाएंगे, तो प्लीज आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा, हम लोग को क्वेश्चन पर और क्रिटिकल एस्पेक्ट पर ज्यादा काम करना है। जितना नैरेटिव आपको चाहिए उतना मैं दे रहा हूं, उसके आगे आप मत जाइएगा, उतना पर रहिएगा। तो अब यहां आप दीजिए रजिया सुल्तान, हेडिंग सेंटर में हेडिंग दीजिएगा रजिया सुल्तान। अब पहले मैं तुमको नैरेटिव बता देता हूं ताकि थोड़ी जिज्ञासा हो जाए, फिर मैं एक प्रश्न ही सामने रखूंगा, उसी पर हल करते चला जाऊंगा। देखिए एक्चुअली इल्तुतमिश का डेथ 1235 में, जब वो 1235 में बामियान अभियान से आया तो बीमार पड़ गया, 1236 में उसका डेथ हो गया। तो उसके डेथ के बाद अब पता नहीं इल्तुतमिश ने उसके नाम वसीयत छोड़ा था या नहीं, लेकिन वो सभी उसके उत्तराधिकारियों में सभी पुत्र में से वो ज्यादा योग्य थी, नसीर मोहम्मद मर। लेकिन तुर्क के चहलगनी इल्तुतमिश के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो किंग मेकर की भूमिका निभाने लगा था। तो तुर्क के चहलगनी के सदस्यों ने रुकुनुद्दीन फिरोज जो इल्तुतमिश का एक अयोग्य पुत्र था उसको उसने सुल्तान के पद पर स्थापित कर दिया। रुकुनुद्दीन फिरोज सुल्तान के पद पर स्थापित हुआ, लेकिन वास्तविक शक्ति चली गई उसकी माता शाह तुर्कान के हाथ में। शाह तुर्कान एक बड़ी महत्वाकांक्षी महिला थी और वह एक तरह से पहले षड्यंत्र करने लगी और सारे पावर को अपने हाथ में धीरे धीरे एक्वायर करने लगी। रुकुनुद्दीन फिरोज था वो बस दरबारी नृत्य संगीत में रुचि लेता और वो प्रशासनिक कार्यों में उसकी रुचि भी नहीं थी, और बस शाह सुल्तान बनने के बाद कुछ ही महीने तो टिक सका। इसी बीच क्या हुआ कि जो प्रांतीय अधिकारी थे तुर्क के चहलगनी के सदस्य प्रांतीय अधिकारी के रूप में भेजे जाते थे, मुक्ति के रूप में भेजे जाते थे। उसी में 4 मुक्ति थे, एक लाहौर के, एक मुल्तान के, एक बदायूं के और एक अवध के। इन चारों मुक्तियों ने दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया। जब इन चारों मुक्तियों ने दिल्ली सल्तनत पर हमला किया तो फिर अब उन्होंने दिल्ली के आसपास राजधानी को घेर लिया। रुकुनुद्दीन फिरोज उनका सामना करने के लिए राजधानी से निकला, और जिस निकला उसमें पूरे दिल्ली में लगभग अवस्था जैसी स्थिति आ गई थी। तो रजिया सुल्तान एक लाल कपड़े में, यूपी में अगर क्वेश्चन पूछा था किस कपड़े में गई थी, लाल कपड़े एक्चुअली न्याय मांगने का प्रतीक है। तो रजिया सुल्तान रजिया लाल कपड़े में वह दिल्ली के जामा मस्जिद में प्रकट हुई। लेकिन ध्यान रहे जामा मस्जिद ये जामा मस्जिद नहीं, तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है। जैसे दिल्ली में आप देखोगे फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है, वो फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली थी मेहरौली में। अभी भी अगर आप मेहरौली में आपने कुतुब मीनार देखा है, तो कुतुब मीनार वो फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है। हालांकि कुतुब मीनार तो बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, परंतु उसको राजधानी बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को है। और जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि जो पैलेस है इल्तुतमिश का, तो वो एक्चुअली वो किला राय पिथौरा था। वहाँ जो देखोगे तो बगल में आपको किला राय पिथौरा दिखेगा। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी तो दिल्ली ही थी, तो पृथ्वीराज चौहान का फोर्ट वही बगल में है। दिल्ली हेरिटेज सिटी है। आप लोग बहुत लोग सारे मॉन्यूमेंट्स को घूमो, आपको दिल्ली में देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, दूसरे कंट्री से आते हैं, और आपके तो दिल्ली में ही स्थित है। और दिल्ली में आपको बताएं कि मिडिवल में 7 मिडिवल सिटीज ऑफ दिल्ली है। फर्स्ट मिडिवल सिटी वही है जो इल्तुतमिश का कैपिटल था मेहरौली, वो फर्स्ट मिडिवल सिटी ऑफ दिल्ली माना जाता था। दूसरा है सीरी, जिसको सीरी फोर्ट कहते हो, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बनवाया था। अभी वहाँ पर फिल्म फेस्टिवल वगैरह होता है। और तीसरा कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली वो बनवाया था गियासुद्दीन तुगलक। कभी आप दिल्ली से जब फरीदाबाद रोड पर जाओगे तो यहाँ पर तुगलकाबाद है जो बहुत बड़ा एरिया में है, और वहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक का फोर्ट था। तो तुगलकाबाद
वो गयासुद्दीन तुगलक का वो तीसरा मिडिवल कैपिटल सिटी है। और चौथा है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, उसका नाम था जहांपना। वो जहांपना भी साउथ दिल्ली में है, निजामुद्दीन फ्लाईओवर के पास है। और चौथा कैपिटल सिटी ऑफ, सॉरी चौथा तो वही हुआ जहांपना। पांचवा कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली था फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला जिसमें आप क्रिकेट मैच देखते होगे प्राय, तो फिरोज शाह कोटला, वहाँ जाते नहीं हो आप, कमेंट्री तो सुनते हो ना या टीवी पर देखते हो, तो क्या, अच्छा अब अरुण जेटली नाम हो गया, सही करो। तो फिरोज शाह कोटला उसका नाम था। आप देखो ये भी मेडिवल इसका डिस्टॉर्शन है, ये गवर्नमेंट का, मतलब समझ रहे हो कि नहीं आप, ये मतलब होना नहीं चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। गलत इसलिए है कि वो एक उसकी एक आइडेंटिटी है। यही हाल इलाहाबाद के साथ हुआ, प्रयागराज, और फिर मेडिवल उसका कल्चर का हेरिटेज है वो कहाँ गया। तो वो तो खैर चलिए, एक प्रयागराज में एक समझे जस्टिफिकेशन भी है कि एक कल्चरल सिटी है, लेकिन ये कहने का अर्थ है फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह बदला, ये आप समझ सकते हो कि पिछले कितने शताब्दी से वो फिरोज शाह कोटला है। आपको बनवाना है कि दूसरी जगह पर आप दीजिए ना, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग मंगवाइए, कोई एजुकेशन सेंटर बनवाइए, या वो भी वो लॉयर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको इस मोन्यूमेंट से क्या मतलब है। आर गेटिंग दिस पॉइंट, व्हाट एवर नाम बदला गया है, लेकिन ये मेरे विचार से एक हिस्टोरियन इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक ये हो जाता है ना, जैसे आपको एपीजे अब्दुल कलाम को ही सम्मानित करना था, औरंगजेब रोड का नाम क्यों बदल दिया। औरंगजेब रोड रहने देते हो तो मिडिवल सिटी का एक है कल्चरल, औरंगजेब का भी तो कल्चरल योगदान है ही इंडिया में। अब देखो, अब जिस समय का जो युग होता है उस तरह के वैल्यू सिस्टम होते हैं, मिडिवल वैल्यू सिस्टम यही था। और अब सवाल ये उठता है कि आप जो मिडिवल किंग्स हैं उसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसका नाम बदला जाना ये उचित नहीं है अपने आप में, लेकिन खैर उस विवाद में हम नहीं पड़ना चाहते। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि फिरोज शाह कोटला आपका पांचवा हुआ, और छठा हुआ शेर शाह ने बनवाया था शेरगढ़ उसको बोलते हैं, और शेरगढ़ को आपने पुराना किला नाम सुना होगा। उसी पर पहले हुमायूं ने बनाया था दीन पना, उसी के ऊपर शेर शाह ने बनवाया था। वो छठा कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है। और सातवां है लाल किला और चांदनी चौक, जिसको कहते हैं शाहजहांबाद, जो अभी आप देखते हो, मेडिवल सातवां कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली है। और सारे कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली देखने वाले उसमें तीन तो मुश्किल है, फिरोज शाह कोटला में आपको कुछ मिलेगा नहीं, और इधर जहांपनाह में भी नॉट इम्प्रेसिव, तुगलकाबाद में अंदर जाना ही डर है, पता नहीं वो इंसान उसमें जाता है कि नहीं, देखने पर आपको लगेगा। लेकिन आप मेहरौली वाला फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, सीरी फोर्ट में आप सब उसका मॉडर्नाइज कर दिया है, तो उसमें हिस्टोरिकल देखने के लिए कुछ बच नहीं गया है। तो आप फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली और सेवेंथ कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, इन दोनों को जरूर देखिए। हुमायूं का मकबरा है पास में, उसको जरूर देखिए आप। उसमें आपको मिलता पुराना किला देख लीजिए जो प्रगति मैदान के ठीक सामने है, वो एक कैपिटल सिटी पुराना किला आप देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से 2-3-4 मॉन्यूमेंट दिल्ली के बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको बल्कि लाल किला में ही पूरा दिन लग जाएगा घूमने में, लाल किला और चांदनी चौक पर, तो आपको वहाँ पर लगभग पूरा दिन लग जाएगा। कल से संडे को जाओ ना, तो फिर तो जब मौका मिले तो जाओ। ये थोड़ा ही मैं कह रहा हूँ कल जाओ, कभी भी जाके देख लो, ये मेरा सुझाव है। नहीं जाना है मत जाओ, लेकिन उसके लिए मैं क्लास तो ऑफ नहीं करने जा रहा। मैंने आपको बताया कि आप बाहर से आए हो, तो आपको अगर ये देखना है तो एक बार जाके आप उसको देख लो। तो जामी मस्जिद में प्रकट हुई और दिल्ली की प्रजा से अपील की, और दिल्ली की प्रजा से अन्यायपूर्ण व्यवहार की अपील की, तो दिल्ली की प्रजा उसके साथ हो गई, मैंने दिल्ली की जो प्रजा थी वो उसके साथ हो गई, और जाके पैलेस पर हमला कर दिया। शाह तुर्कान को खींचकर मार डाला गया, और फिर पैलेस पर रजिया ने कब्जा कर लिया। तब तक रुकनुद्दीन फिरोज वो बाहर से दिल्ली के आउटस्कर्ट पर वो गया था, वो जो महत्वपूर्ण जो मुक्ति थे, वो विद्रोही मुक्ति, उससे लड़ने उससे वापस आया। उसको वापस आते ही रजिया ने उसे भी कैप्चर करवा लिया, उसको भी मरवा डाला, और फिर अपने आप को सुल्तान के नाम से घोषित कर दिया। अब देखो, भारतीय परंपरा में हमें यह सूचना मिलती है कि जो तुर्कों के आगमन से पहले जो प्राचीन भारत के इतिहास हैं उसमें महिला शासक का थोड़ा वो, जैसे आपको मिलेगा, एक महारानी दिद्दा थी कश्मीर में, उसको शासिका के रूप में चित्रित किया जाता है, या महादेवी अक्का थी चालुक्यों में, उसको शासिका के रूप में, प्रभावती गुप्त थी गुप्तों में, उसको शासिका के रूप में बताया जाता है। परंतु गौर करने की बात है, कोई सिंहासन पर नहीं बैठी थी, सभी किसी न किसी शासक के पीछे एक तरह से समझो तो किंग मेकर के रूप में काम किया था। दिद्दा की भी भतीजा जो थी संग्राम राजा, उसको उसने बैठाया था। उसी प्रकार से महादेवी अक्का ने भी सिंहासन अपना सिंहासनारोहण नहीं किया था, और न ही प्रभावती गुप्त ने किया था, अपने पुत्र की ओर से शासन कर रही थी। आगे अगर आप मुगल काल में देखोगे तो महम अनगा से लेकर और जहान आरा बेगम तक सभी बहुत इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल विमन थी।
और जिसने मुगलों की नीति को बड़े गहरे स्तर पर प्रभावित किया। बावजूद इसके सभी ने पर्दे के पीछे से काम किया। परंतु रजिया इस बात में विलक्षण है कि इस्लाम में, ओरिजिनल कुरान में महिला और पुरुष की समानता की बात की गई है और वो मनाही नहीं है महिला को शासक बनने से, परंतु जो मुस्लिम शरीयत है वो पुरुष और महिला के बीच इतना भेद कायम कर देती है कि अब उसके बाद महिलाओं के लिए स्कोप इस्लाम में भी बच नहीं जाता है। परंतु उन बातों को दरकिनार करके रजिया ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। और न सिर्फ ये, बल्कि वह पुरुष के पोशाक में गई, उसने पूरा अपना उसने कुबा कोट उसने धारण किया। उसने इस प्रकार से तुमने देखा कि उसने महिला ड्रेस को भी उतारकर और तब उसने पुरुष वेश में दरबार में उपस्थित हुई और दरबार को रेगुलर अटेंड करने लगी। दूसरा, दिल्ली की प्रजा का उसे समर्थन प्राप्त ही था। अब उसने सोचा कि मैं एक शक्तिशाली शासक परंपरा को स्थापित करूं। उसने चाहा कि मैं अपने मतलब महत्वाकांक्षी अमीरों पर अंकुश रखकर और एक शक्तिशाली शासन व्यवस्था बनाऊं। तो उसने सबसे पहले कूटनीतिक योग्यता दिखाई और जो दिल्ली के आसपास को घेर कर 4 मुक्ति बैठे हुए थे अभी तक, तो उसमें उसने एक समाचार फैला दिया। वो समाचार यह था कि ये चारों मुक्ति व्यक्तिगत तौर पर रजिया से मिले हुए हैं और अपने साथी को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। अब आपस में इतना म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हो गया कि चारों राजधानी छोड़कर भाग गए, क्योंकि सबको एक दूसरे पर शक होने लगा। सफलता मिल गई इसको। उसके बाद आया एक ग्वालियर का, देखो 2 जुनैदी है। एक जुनैदी है जो इल्तुतमिश का मंत्री है, वह भी तुर्क चहलगनी का मेंबर है और महत्वाकांक्षी है। रजिया के अगेंस्ट में षड्यंत्र करने में वो भी था। और एक जुनैदी है जो ग्वालियर का गवर्नर है। तो पहले लाहौर का जो मुक्ति है उसका नाम था, लाहौर और मुल्तान का उसका नाम था कबीर खान अयाज। उसने विद्रोह किया, क्योंकि देखो अब मिनहाजुल सिराज जो लिखता है, जो नसीर मोहम्मद के काल में रहा है, वो लिखता है कि रजिया में सारी योग्य शासिका के शासक के गुण थे, उसमें एक ही कमजोरी थी और वह थी उसका स्त्री होना। क्योंकि उसी को आधार उन्होंने बनाना चाहा। तो पहले तो उन्होंने चाहा कि एक कमजोर महिला है उसके अगेंस्ट में मैं विद्रोह करके ही काम चला लूं। तो जब कबीर खान अयाज ने विद्रोह किया तो लेने के देने पर गए, क्योंकि उसको रजिया ने उनको दबा दिया और फिर उसको केवल लाहौर का गवर्नर बनने रहने दिया और मुल्तान का भी क्षेत्र छीन लिया। तो इसे एक सबक को उसने देने की कोशिश की अमीरों की। लेकिन तभी ग्वालियर का मुक्ति था जुनैदी, उसने विद्रोह किया और उसने विद्रोह की भाषा बोलनी शुरू कर दी थी। तो रजिया ने उसको दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाया तो जुनैदी को आते देखा गया परंतु लौटते नहीं देखा गया। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि रजिया ने उसको मरवा दिया, उसका फिर कोई ट्रेस नहीं मिला। तो उसके बाद अमीरों में और भी हड़कंप मच गई। तो क्या हुआ कि अब अमीरों को लगा कि भाई रजिया को हटाना बड़ी मुश्किल है। तो पहले उन्होंने कुछ किलर्स भेजे प्रांतों से, लेकिन रजिया ने अपने ऐसे, उसमें तो आप समझ सकते हो कि एसपीजी सिक्योरिटी का कोई प्रबंधन नहीं था, ना ब्लैक कैट कमांडो था, लेकिन रजिया ने इतने ट्रेंड सोल्जर्स अपने चारों तरफ रखे हुए थे कि उनको ऐसा लगा कि हम रजिया को नहीं मरवा पाएंगे। कई बार कोशिश इन्होंने की, भेजा किलर्स को, लेकिन रजिया के आसपास कोई फटक नहीं सका, उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। तो अब उन्होंने पहले अफवाह फैलाना शुरू किया, जिसको कहते हो सेक्सिज्म अटैक करना शुरू की। सेक्सिस्ट अटैक तो बहुत आसान था उसके लिए। तो उसमें देखो, उसमें बात यह है कि उसने, अब सतीश चंद्र तो इस बात को नहीं मानते कि उसने तुर्की अमीर वर्ग के विशेषाधिकारों को तोड़ने की कोशिश की थी, क्योंकि 2 अधिकारियों की उसने जो नियुक्ति की है जो बताता है कि कहीं ना कहीं वो गैर तुर्कों से और महत्वपूर्ण पद दिए हैं। एक हसन गोरी को उसने दिया था मुख्य सेनापति का पद, और दूसरा उसने याकूत जो एक अबिसिनियन था उसको दिया था अमीर ए अखुर का पद। अमीर ए अखुर का पद का मतलब होता है अस्तबल का अधिकारी। तो इसे हिस्टोरियंस मानते हैं कि उसने संभवतः तुर्की अमीर वर्ग के विशेषाधिकारों पर हमला करने का प्रयास किया, परंतु सतीश चंद्र ऐसा नहीं मानते। सतीश चंद्र कहते हैं कि उसने अगर इख्तियारुद्दीन ऐती, जैसे हुआ क्या कि जुनैदी जो सेंटर में बैठा हुआ था तो प्रांतीय अधिकारियों से मिला हुआ था वजीर, और रजिया कहीं जर खोद रहा था। रजिया को पता चल गया। रजिया ने जब उसको दंडित करना चाहा तो राजधानी छोड़कर भाग गया, उसको तो पकड़ा नहीं गया, तो उसको ट्रेस नहीं मिला। रजिया ने जो इख्तियारुद्दीन ऐतिगिन की नियुक्ति की दूसरे वजीर के रूप में, वो भी तुर्क चहलगनी का मेंबर था। और सरहिंद के गवर्नर के रूप में, सरहिंद के मुक्ति के रूप में उसने अल्तुनिया की जो नियुक्ति की, वो अल्तुनिया भी तुर्क चहलगनी का ही मेंबर था। इसी पर सतीश चंद्र बताते हैं कि उसने तो तुर्क चहलगनी के मेंबर की ही नियुक्ति की। बस 2 ही अपवाद आते हैं, हसन गोरी और याकूत। तो इसके लिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिस्टमेटिक वो तुर्की अमीर वर्ग के
विशेषाधिकारों को तोड़ने का प्रयास किया था, क्योंकि उस वक्त तो विशेषाधिकार प्राप्त थे, महत्वपूर्ण पद पर वही तुर्क के चहलगनी के मेंबर्स होते थे। तो लेकिन बाकी हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं। अब जो भी हुआ, तो याकूत के संबंध को लेकर उन्होंने र्यूमर फैलाना शुरू किया, उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन करने की कोशिश की। तो उसमें तुम देखोगे एक्चुअली रजिया पर तो बहुत ज़्यादा शोध हुआ नहीं है, क्योंकि हमें याद है कि जिसमें रजिया सुल्तान मूवी बनी थी, हम लोग उसमें ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, तो मतलब काफ़ी चर्चित मूवी थी, हालांकि वैसे चल नहीं पाई, लेकिन बड़ा हिस्टोरिकल ढंग से उसको हिस्टोरिकल थीम्स को लेने की कोशिश की गई थी। तो रजिया पर जो उसमें स्क्रिप्ट लिखा था मूवी का गुलजार, गुलजार को बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि इंडियन लाइब्रेरी में कहीं भी रजिया पर बहुत काम हुआ नहीं है और किसी ने शोध रजिया पर ज़्यादा किया नहीं है। तो उसको जाना पड़ा लंदन के लाइब्रेरी में जाके सर्च करके रजिया पर बहुत कुछ निकाला था। तो बहुत कुछ निकाला था, तो उस मूवी में थोड़ा वो हिस्टोरिकल टच देने की कोशिश की थी। तो मूवी में तुम देखोगे नॉर्मली जो याकूत के रोल में धर्मेंद्र है और रजिया के रोल में हेमा मालिनी है। तो वो जो घोड़े पर जो रजिया बैठती है, तो याकूत उसको मतलब हाथ रखता है, मतलब वो जो आप देखते हो कि उसका जो घोड़े का आप दो चीज तो देखते हो, स्टीरअप रकाव, तो रकाव के बदले हाथ रखता है, रजिया इस पर हाथ रख के बढ़ती है और वो हेल्प करता है रजिया को बैठने में। तो ये कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि वो रजिया को अपने हाथ से उठा के घोड़े पर बैठाता था। तो ये इतना ताल्लुकात गहरा होना एक अधिकारी और एक शासिका में उचित नहीं है। और मिनहाजुल सिराज भी थोड़ा डाउटफुल और थोड़ा ड्यूबियस स्टेटमेंट दे देता है कि याकूत का रजिया से कुछ ज्यादा ही निजी संबंध थे। तो अब इस पर डाउट उठाया जाता है, लेकिन सतीश चंद्रा ने इसका खंडन किया। सतीश चंद्रा ने कहा है कि देखिए रजिया घोड़े पर चलती ही नहीं थी, अधिकतर वो हाथी पर चलती थी, तो इसलिए गोद में बैठा के घोड़े पर बैठाने का कोई इस तरह का मतलब नहीं है। तो खैर अब ये घोड़े हाथी से हमको क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ वो याकूत को संबंधों को लेकर उसको अफवाह फैलाई गई। और फिर जो प्रांतीय अमीर थे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि दिल्ली में रजिया को दिल्ली की प्रजा का समर्थन प्राप्त है, इसलिए हम रजिया को दिल्ली में हार्म नहीं कर सकते, उसको हम डैमेज नहीं कर सकते, रजिया को दिल्ली से बाहर खींचना पड़ेगा। तो उन्होंने रजिया को दिल्ली से बाहर खींचने की जुगत बैठा दी और रजिया को दिल्ली से बाहर खींचा। तो इसी क्रम में उन्होंने क्या किया कि सरहिंद के गवर्नर अल्तुनिया को उकसाया विद्रोह करने के लिए। तो अल्तुनिया ने जो विद्रोह किया, तो रजिया को विद्रोह दबाने के लिए जाना पड़ा, उसके साथ याकूत भी था। लेकिन यहाँ जो वजीर इख्तियारुद्दीन ऐतिगिन है, जिसको रजिया ने ही नियुक्ति की थी, अल्तुनिया की भी रजिया ने ही नियुक्ति की थी, परंतु वहां पर इख्तियारुद्दीन ऐतिगिन भी मिल गया प्रांतीय अधिकारी, तो सबकी मिली भगत थी और यहीं से वो स्टेज मैनेज कर रहा था। वहां पर रजिया को धोखे से रजिया को याकूत के साथ गिरफ्तार कर लिया और याकूत की हत्या कर दी, रजिया को जेल में डाल दिया। और रजिया के एक दूसरे भाई को इख्तियारुद्दीन ऐतिगिन, जिसका नाम था बहराम शाह को उसने दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया। अब रजिया तो जेल में चली गई, उसका करियर समाप्त हो गया। तो रजिया ने एक लास्ट गेम खेला, उसने अल्तुनिया से ही निकाह कर लिया और अल्तुनिया को अपने पक्ष में मिलाकर फिर दोबारा उसने दिल्ली की गद्दी प्राप्त करने की कोशिश की। तो अल्तुनिया और रजिया ने बाकी अमीरों से एक युद्ध लड़ा, जिसको कहते हैं कैथल का युद्ध। 1240 में एक कैथल का युद्ध हुआ। उस कैथल के युद्ध में रजिया और अल्तुनिया दोनों हार गए और तब वही दोनों हारने के बाद भाग रहे थे मैदान से, तो एक जंगल से गुजर रहे थे, तो कुछ वहां डाकू लोग थे, उन्होंने इन दोनों को पकड़कर मार डाला। इस तरह से आप देखते हो कि दस एंडेड अ रोमांटिक कैरेक्टर इन द मिडिवल हिस्ट्री। तो ये रजिया सुल्तान का जो काल है वो अभी भी जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि पहली महिला थी जो शासिका बनी और जिसमें बहुत योग्यता थी। उसने जो कुछ योग्य काम किए वह पीछे के शासकों के लिए और आगे के शासकों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। परंतु लिखिए कि हाँ